So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start the topic histology of elementary canal. यानी हम लोग यहाँ पर elementary canal के जितने भी layers हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. In the previous lecture, we have already talked about the elementary canal of human beings. हम लोग माउथ से लेकर एनस तक यानी कि हमारी एंटीरियर ओपनिंग से लेकर पोस्टीरियर ओपनिंग तक सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को स्टडी कर चुके थे और उनके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को भी हम लोग देख चुके थे. Your elementary canal starts with the mouth, which is the anterior opening. जो आपका माउथ है, it leads to the buccal cavity और the oral cavity, जिसको आप माउथ कैविटी भी बोलते हैं. जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जो कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, ये क्या करते हैं, ये अपने सलाइवा को पोर करते हैं इन द बक्कल कैविटी इटसेल्फ. तो जब भी आप खाना खाते हैं तो ये सलाइवा भी वहां पर आ जाता है, जिस प्रोसेस को आप कहते हैं सलाइवेशन, और वो सलाइवा आपके खाने को बेहतर तरीके से मिक्स करने में हेल्प करता है. एज वेल एज सलाइवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम था जिसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज. सिंस इट इज एन अमाइलेज एंजाइम, तो वो आपके फूड में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है और 30% ऑफ द स्टार्च डाइजेशन आपके मुंह के अंदर ही हो जाती है. उसके बाद आपका खाना अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, टंग भी इसमें अपना योगदान देती है, एज वेल एज टीथ जो है वो भी फूड को मास्टिकेट करने में हेल्प करते हैं, इनकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है, तो फूड जो है आपका एक बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द म्यूकस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर. जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपस में थोड़े बहुत चिपक भी जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो एक साथ नीचे जाने की कोशिश करते हैं. तो आपके बक्कल कैविटी से जो फूड है वो आपका फेरिंग्स में चला जाएगा, जो कि एक कॉमन पैसेज था जहां पर ट्रेकिया भी ओपन हो रहा था एज वेल एज ईसोफेगस भी ओपन हो रहा था. तो ये विंड और फूड का एक कॉमन पैसेज माना जा सकता है. फिर जब आप खाने को और ज्यादा अंदर की तरफ ले जाएंगे तो आपका जो फेरिंग्स है इसके बाद ईसोफेगस स्टार्ट हो जाएगा. यहां पर एक फ्लैप लगा रहता है कार्टिलेज का, जिसे आप एपिग्लॉटिस कहते हैं. एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस सिंस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है तो ये बंद हो जाता है. बंद हो जाता है मतलब ये आपके विंड पाइप को ढक देता है, जिससे जब आप खाना खाएं, जब आप खाने को गटकें, तो आपका जो खाना है वो फेरिंग से सीधा ईसोफेगस में चला जाए, ट्रेकिया की साइड में ना जाए. क्योंकि कई बार आप खाना खाते हैं बात करते करते और काफी बार अगर आपकी ठीक मूवमेंट नहीं हो पाती है एपिग्लॉटिस की, तो आपका थोड़ा बहुत फूड जो है एंटर कर सकता है इनटू विंड पाइप और आपको जोर जोर से खांसी आने लग जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर यू. तो अल्टीमेटली ये बहुत ही ऑर्डर में चीजें होती हैं और आपके ईसोफेगस तक खाना पहुंच जाता है. अब ईसोफेगस एक पतली और लंबी ट्यूब है जो कि आपके पेट तक पहुंचती है और आपके पेट के अंदर अब खाना डाल दिया जाता है. आपके पेट के अंदर अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, काफी सारे अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि आपके फूड को और बेहतर तरीके से तोड़ते हैं, उनके केमिकल कंपोनेंट्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर जो आपका पेट है, इससे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका एनस के थ्रू ओपन हो जाएगा और आपके अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो आपकी बॉडी के बाहर निकल जाएंगे. तो माउथ से एनस तक का ये जो रूट था, कंटिन्यूअस रूट था, इसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे थे. अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इफ यू विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, यानी ईसोफेगस से लेकर के यानी फेरिंग्स के बाद का पोर्शन और रेक्टम तक का पोर्शन, बिकॉज एनस इज अ पोर, तो उससे पहले तक का जो पार्ट था वो रेक्टम ही था. यानी ईसोफेगस से लेकर एंड तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, जो सारा का सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन का, ये 4 लेयर का बना हुआ रहता है. कल मैंने आपको एक खोखा दिखाया था पेन का और मैंने आपको बताया था लेट्स कंसिडर दैट दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल. सो अगर ये पेन है और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये तो आपका वो मेन पार्ट है जिसके साथ फूड इंटरेक्ट करेगा. समझ लो ये जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. अब फूड अगर आएगा तो अंदर वाले पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, क्योंकि फूड कहां से पास हो रहा है, फूड यहां से पास हो रहा है. फूड आपका यहां पर देखने को मिलेगा, ये आपका जो ल्यूमन है इसमें से फूड जाएगा, क्योंकि अंदर वाली जो साइट है यही तो फूड को कैरी करेगी, इसके अंदर से फूड पास होगा. लेकिन जो बाहर वाले खोखे की साइड है ये आपके बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन में है, बिकॉज आपका एलिमेंट्री कैनाल इज जस्ट लाइक अ पाइप. तो इस पाइप के चारों ओर बाकी विसरल ऑर्गन्स भी तो प्रेजेंट है ना आपकी बॉडी के. तो ये जो बाहर वाली लाइन है ये क्या करती है, ये ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती है, ये बचे हुए ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होगी. जबकि जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये आपका फूड को कैरी करेगा. फूड जो है आपका यहां से पास होगा फ्रॉम वन पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द नेक्स्ट वन. तो सबसे अंदर वाला जो लेयर है ये क्योंकि फूड को कैरी करता है तो एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होगी. जो खाना पीना टूटेगा एलिमेंट्री कैनाल में, सारे रिएक्शंस उस एलिमेंट्री कैनाल में होंगे, तो जो खाने के टूटने का प्रोसेस है वो भी यहीं पर होगा.
तो खाना जब आपके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो इसको एब्जॉर्ब भी यहीं पर होना पड़ेगा, अंदर वाली लेयर में। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है यहीं पर एब्जॉर्प्शन भी होगी, इसीलिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। इस प्रकार से आपकी इनफोल्डेड रहती है। जैसे स्टमक के अंदर क्या बना रही थी इनफोल्डिंग से, स्टमक के अंदर रुगाए बना रही थी इनफोल्डिंग से, राइट। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। एज वेल एज आपका जो इंटेस्टाइन है जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वहां पर क्या प्रेजेंट थी, विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट थी। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन था इसमें सबसे अंदर वाला जो लेयर है ये विलाय की तरह मॉडिफाई हो जाता है, जबकि स्टमक में ये रुगाय की तरह मॉडिफाई हो जाता है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि सबसे अंदर वाला लेयर मॉडिफाई क्यों हुआ, बाहर वाला क्यों नहीं, क्योंकि फूड तो अंदर है। तो सबसे पहले उसको अंदर वाले लेयर से ही इंटरेक्ट करना है, तो एब्जॉर्प्शन वहीं पर होगी, उसके बाद वो बाकी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और सबसे बाहर वाली लेयर जो है सिंस अदर ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होगी तो इसके ऊपर क्या है, विसरल एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है जो कि इसे बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करती है। तो सबसे जो बाहर वाला लेयर है इसे आप क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं, विच इज द आउटर मोस्ट। ओके, इसे आप आउटर मोस्ट लेयर कहते हो। और याद कैसे कर सकते हो इन सारे लेयर्स को, एसएम 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 एसएम। सबसे बाहर प्रेजेंट है आपका सिरोसा, फिर आपका प्रेजेंट है मस्कुलरिस, नाम में ही मस्कुलरिस है तो मसल का बना होगा, स्मूथ मसल का बना हुआ रहता है। उसके बाद प्रेजेंट है आपका एक और एस, दैट इज सब म्यूकोसा, और सबसे सेंटर पे प्रेजेंट रहता है यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये है आपकी म्यूकोसा। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। कोई भी यहां पर ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद ना हो पाए, बिकॉज हम इसको कंसेप्चुअली देखेंगे। और जब हम कंसेप्चुअली किसी चीज को देखते हैं तो रटने की जो एक जरूरत है वो आपको महसूस नहीं होती। सबसे बाहर वाली जो लेयर है मैंने जैसा बताया ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होगी। तो ऑर्गन्स की आउटर लेयर समझ लो ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होगी जो इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके ऊपर भी ऑब्वियसली एक कवर है जिसका नाम सिरोसा है, सबसे बाहर वाली लेयर। तो इसकी सिरोसा किससे इंटरेक्ट करेगी, किसी भी ऑर्गन की लेयर से इंटरेक्ट करेगी ना, किसी भी आउटर ऑर्गन से इंटरेक्ट करेगी। तो जो आपका सिरोसा है ये एक तो आउटर मोस्ट लेयर है और ये किसकी बनी हुई है, थिन मीजोथीलियम की बनी हुई है, थिन मीजोथीलियम की बनी हुई है, मीजोथीलियम। इसे आप क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स की एपिथेलियम बोलते हैं, इसे आप विसरल एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं यानी आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके बाहर का जो कवर है उनकी जो एपिथेलियम है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी सिरोसा। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर ये एक ऑर्गन है और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है तो इसकी जो सबसे आउटर लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज सिरोसा, ये किसी ऑर्गन की सबसे आउटर लाइनिंग के साथ इंटरेक्ट करेगी जिसको आप मीजोथीलियम बोल रहे हो। तो इसमें मिजोथीलियम होने के साथ साथ यानी विसरल एपिथेलियम होने के साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं। और ये बात एकदम नॉर्मल है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है दो ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराना या दो टिश्यूज के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराना। तो अगर यहां पर आपकी एलिमेंट्री कैनाल किसी और विसरल ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो रही है तो कनेक्टिव टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो सिरोसा के बारे में हमें दो बातें पता लगी, वो दो बातें कौन सी थी, सिरोसा के बारे में हमें जो दो बातें पता लगी वो ये है कि पहली बात तो ये ऑर्गन्स के मीजोथीलियम के साथ कनेक्टेड रहती है। सो एक तो आउटर मोस्ट है, एक ये ऑर्गन्स की मीजोथीलियम के साथ कनेक्टेड है। ओके, ऑर्गन्स के मीजोथीलियम के साथ कनेक्टेड है, एज वेल एज यहां पर सम कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो प्रेजेंट, सम कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो प्रेजेंट, ये भी आपके यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड जो लेयर आती है वो यहां पर कौन सी आती है, वो आती है आपकी सब ये आती है आपकी मस्कुलरिस। ओके, हम आउटर टू इनर चल रहे हैं तो इसके अंदर जो लेयर आती है ये है मस्कुलरिस। अब नाम ही मस्कुलरिस है तो मस्कुलरिस टेक्स अ वर्ड इनटू अकाउंट दैट इज मसल। और हम मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तीन तरीके की अलग अलग मसल थी। एक कार्डियक मसल जिसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंटरी होती है। तो क्या आपके एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स वॉलेंटरी हैं, क्या आप जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जब आपकी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स इस हिसाब से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या पुश करती हैं, तो क्या उसमें आपका कोई रोल होता है, द आंसर इज नो। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है ऑन द स्टिमुलस गिवन बाय न्यूरल सिग्नल्स या फिर एंडोक्राइन सिग्नल्स वो अपने आप को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। मोशंस यहां पर वॉलेंट्री नहीं होती, आपकी मनमर्जी यहां पर नहीं चलेगी। दूसरी मसल्स थी कार्डियक मसल जो सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट थी, एलिमेंट्री कैनाल में हार्ट दूर दूर तक नहीं है।
तीसरी मसल बची इनवॉलंटरी स्मूथ मसल। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो मसल्स होंगी स्मूथ होंगी, यहां पर कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि बची हुई दोनों प्रकार की मसल्स हमने एलिमिनेट कर दी। ना यहां पर स्केलेटल हो सकती है, ना यहां पर कार्डियक हो सकती है, तो अल्टीमेटली बची आपकी स्मूथ मसल। तो यहां पर क्या है, ये आपकी आउटर टू सब म्यूकोसा प्रेजेंट रहती है, यानी इसके अंदर वाली जो लेयर है इसका नाम सब म्यूकोसा है, और इसके बाहर जो लेयर थी इसका नाम सिरोसा था। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कि जो मस्क्यूलरिस है ये आपका प्रेजेंट है इनर टू सिरोसा, यानी सिरोसा के तो अंदर प्रेजेंट है, और इसके नीचे वाली जो लेयर है सब म्यूकोसा इसके बाहर प्रेजेंट है। दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो यहां पर स्मूथ मसल की लेयर होती है और दो लेयर्स आपको देखने को मिलती है। जो अंदर वाली लेयर है वो सर्कुलर है, तो इनर सर्कुलर लेयर है, और बाहर वाली आपकी लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। कुछ आपके इलाके होते हैं जैसे कि कोई स्टमक का इलाका है जहां पर आपका एक ऑब्लिक मसल लेयर भी देखने को मिल सकता है। तो एक ऑब्लिक यानी एक तिरछी मसल की लेयर भी आपको इस लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल के बीच में देखने को मिल सकती है। इट इज प्रेजेंट इन सम रीजन। जो आपके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल है ये आपको एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो ऑब्लिक मसल लेयर है वो आपको सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक जगह पर देखने को मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मस्कुलरिस। तो ये जो मस्कुलरिस है इसमें इनर सर्कुलर लेयर है मसल्स की, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, और इसमें स्मूथ मसल्स आपकी प्रेजेंट हैं। कुछ जगह पर एट सम प्लेसेस एन ऑब्लिक मसल लेयर कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है, एक ऑब्लिक मसल लेयर कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, राइट। एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें, आप और नीचे जाएंगे तो मस्कुलरिस क्या करेगी, मसल है स्मूथ मसल, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो पेरिस्टालसिस में इसका भी अच्छा खासा रोल आपको देखने को मिलता है। जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो मसल्स आपकी मस्कुलरिस लेयर की ही होंगी। इसके नीचे प्रेजेंट है क्या, आपका सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा क्या है, यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट है जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा के तो बाहर प्रेजेंट होगी क्योंकि म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर है, जबकि ये आपके मस्कुलरिस के अंदर की साइड प्रेजेंट होगी। अब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें सिग्नल्स भी आएंगे, तो इसमें नर्वस सिग्नल भी आएंगे, न्यूरल सिग्नल्स भी आएंगे, इसमें एंडोक्राइन सिग्नल भी आएंगे, ब्लड सप्लाई भी चाहिए तो ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रेजेंट रहेंगी कहां पर, आपके सब म्यूकोसा के अंदर। तो सब म्यूकोसा में अगर एक वर्ड मुझे याद करना है तो एस फॉर सब म्यूकोसा, और एस फॉर मैं याद कर सकता हूं सप्लाई। ओके, तो इनिशियल दो अल्फाबेट जो है एस यू ये एकदम बराबर है। अब सप्लाई किस किस चीज की हो सकती है, आपके ब्लड वस्कुलर सिस्टम के थ्रू सप्लाई यानी ब्लड की सप्लाई, आपके लिम्फ वेसल्स लिम्फ की सप्लाई, एज वेल एज आपके नर्व्स की सप्लाई, तीनों की तीनों कहां मिलेंगी, सब म्यूकोसा के अंदर मिलेंगी। एंड सबसे अंदर की साइड जो पार्ट प्रेजेंट रहेगा दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, या आपका मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर। क्योंकि एपिथेलियम क्या कर रहा था, जब हमने टिश्यूज पढ़े थे उस टाइम पर एपिथेलियम के बारे में हमने बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू या तो कवरिंग प्रोवाइड करेगा, या तो किसी चीज के बाहर प्रेजेंट रहेगा, या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करेगा, किसी चीज के अंदर रहेगा। यह हमेशा आपका एनवायरमेंट या किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है। तो अब जो फूड आपका जा रहा है सबसे अंदर वाली लेयर के थ्रू कांटेक्ट में होके जा रहा है, तो आपका वहां पर एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहां पर आपके सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सिक्रीटरी सेल जो कि म्यूकस वगैरह सिक्रीट करेंगे जिससे कि आपका फूड बेहतर तरीके से पास हो पाए, एंड यहां पर एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी होंगे क्योंकि एब्जॉर्ब भी करना है। जो फूड आपका डाइजेस्ट होता जा रहा है इन द एलिमेंट्री कैनाल उसे आप एब्जॉर्ब भी तो करोगे, इसीलिए यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में विलाय वगैरह प्रेजेंट थे जो कि रॉबस्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है इनके सेल्स जो हैं ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में। ओके, और ये अलग अलग ग्लैंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि ड्यूडेनम जो है इसके सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके म्यूकोसा के अंदर भी कुछ सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर क्या है, आपका सब म्यूकोसा म्यूकोसा ये अलग अलग चीजों को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसा जो है ये आपका बिहेव करेगी एज अ ग्लैंड, इसे ब्रूनर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे ब्रूनर ग्लैंड भी कहा जाता है। और अलग अलग पार्ट में आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है अलग अलग चीजें शो करेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस हिस्टोलॉजी।
सबसे पहली जो लेयर है इसका नाम है सीरोसा, क्योंकि आउटर मोस्ट है तो ये अलग अलग ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट में होगी, यानी अलग अलग ऑर्गन्स की मेसोथीलियम के साथ, या फिर आप इसे बोल सकते हो अलग अलग ऑर्गन्स की विसरल एपिथेलियम के साथ कनेक्शन दिखाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ आपके कनेक्टिव टिश्यूज यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सीरोसा जो है अलग ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट हो रही है। इफ इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद सम ऑर्गन्स तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू विद ऑर्गन्स, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर प्रेजेंट है। इसके अंदर वाली जो लेयर है इसे आप बोलते हैं मस्कुलरिस, जहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहेंगी जो कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में भी हेल्प करती है। और यहां पर आपकी इनर सर्कुलर लेयर प्रेजेंट हो सकती है, मसल की आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर प्रेजेंट हो सकती है, और आपका एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ही, स्टमक में खासकर ये देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखें तो अंदर वाली लेयर है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एसयू का मतलब क्या है? एसयू का मतलब है मेरे दोस्त सप्लाई। तो किस किस चीज की सप्लाई यहां पर होगी? सप्लाई होगी अलग अलग चीजों की, जैसे कि ब्लड की सप्लाई हो जाएगी, आपकी लिम्फ की सप्लाई हो जाएगी, एंड आपका नर्व्स की सप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा ये जो सब म्यूकोसा है ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर लेता है और ग्लैंड्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सब म्यूकोसल लेयर जो है ये ग्लैंड का काम करती है, जिसे आप ब्रूनर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट होती है म्यूकोसा। नाम ही म्यूकोसा है तो इसमें सिक्रीटरी सेल तो होंगे ही, क्योंकि इसका नाम क्या है? म्यूकोसा। तो इसके सिक्रीटरी सेल्स म्यूकस बनाएंगे। तो इसमें सिक्रीटरी सेल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज आपको एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली लेयर है तो एब्जॉर्प्शन तो यहां पर होगा ही होगा। तो सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और सिंस ये आपका सेंट्रल पार्ट है तो यहां पर क्या है? फूड के साथ ये कांटेक्ट में है तो एपिथेलियम यहां पर प्रेजेंट होगी, क्योंकि एपिथेलियम क्या होती है? कनेक्टेड होती है आपके एटमॉस्फेयर से या फिर किसी फ्लूइड से। तो आपका यहां पर इस प्रकार के इनफोल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहां पर एब्जॉर्प्टिव लेयर है ये। तो जो सेंट्रल पार्ट है ये आपका इनफोल्डेड भी मिल सकता है आपको, इनफोल्डेड, जिससे कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ पाए, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ पाए। तो स्टमक में ये जो सरफेस एरिया बढ़ा है ये कुछ इनफोल्डिंग्स की वजह से बढ़ा है, जिसे हमने रुगाए बोल दिया। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो सरफेस एरिया बढ़ा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से बढ़ा है, जिसे हमने विलाय बोल दिया, जो कि फर्दर माइक्रोविलाय भी कंटेन करेगा। सो दिस वाज द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी याद करना पड़ा होगा। सिंपल ट्रिक्स है। बाहर वाली लेयर है तो कनेक्टेड है किसी के साथ तो थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, और उसके साथ साथ सिंस ये बाहर वाली लेयर है तो एपिथेलियम पार्ट भी इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये मेसोथीलियम से कनेक्टेड होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मस्कुलरिस, नाम में ही मसल है तो ऐसी मसल होगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो स्मूथ मसल प्रेजेंट रहेगी। इनर जो लेयर है वो सर्कुलर होगी, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल होगी। उसके बाद प्रेजेंट होता है आपका सब म्यूकोसा, एस यू फॉर सब म्यूकोसा, एस यू फॉर सप्लाई। तो वहां पे नर्व्स की, ब्लड की, लिम्फ की सप्लाई होगी, एज वेल एज अपने आप को मॉडिफाई करके ग्लैंड्स भी बना सकते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सिंस वो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और आप पानी पियोगे वो भी एलिमेंट्री कैनाल के इसी पार्ट से जाएगा, तो ये फ्लूइड के कांटेक्ट में कांटेक्ट में होती है। सो दैट्स व्हाई यहां पर एपिथेलियम मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खाना डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर हो रही है, तो एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी सेल्स भी यहां पर होंगे। नाम ही लेयर का म्यूकोसा है तो अल्टीमेटली म्यूकस भी यहां पर बनाया जाएगा, जिससे कि इस ल्यूमन के अंदर जो फूड है ये बढ़िया एक दूसरे से चिपके रहे पार्टिकल्स, और एक बेहतर वे में ट्रांसपोर्ट होते रहे। तो दिस वाज द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम विलाय और माइक्रोविलाय की बात कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि व्हाट आर विलायज एंड व्हाट आर माइक्रोविलाय। अगर आप यहां पर देखेंगे सबसे अंदर वाली लेयर जो म्यूकोसा थी वो इस हिसाब से अपने आप को फोल्ड करके रखती है। अब यहां पर ये जो फोल्डिंग्स है इनको अगर हम बड़ा करके देखें तो इस हिसाब से आपको विलाय देखने को मिलती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहती है। ओके, दीज आर विलायस। और जो विलाय है ये बहुत सिंपल दिखती हैं लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो विलाय है फर्दर इनके ऊपर भी माइक्रो विलाय प्रेजेंट रहती हैं, यानी ये इस हिसाब से जो है और भी ज्यादा फोल्डिंग्स शो करती हैं। ये अपने एब्जॉर्प्टिव एरिया को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। तो एक तो समझ लीजिए आपने सीधी लाइन खींच दी तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। समझ लीजिए एक सीधी लाइन है, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, इसको बनाने में कम टाइम लगा है। यहां पर अगर मैं विलाय लगा दूं
तो इसको बनाने में देखो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, सेम लेंथ की लाइन बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा। और अगर इसके ऊपर मैं इसको ऐसे बनाने लग पड़ूं तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा टाइम मुझे एक विलाय बनाने में लगा है, इतना ही टाइम मुझे बाकी विलाय बनाने में भी लगेगा। यानी कि अगर मैं माइक्रो विलाय को भी यहां पर बनाने लगूं, और ये तो बहुत कम नंबर में मैंने शो की है, इनका नंबर बहुत ही ज्यादा रहता है, तो सेम लेंथ की लाइन बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा। यहां पर अगर आप देखेंगे जो सरफेस एरिया था, इफ इट इज 1x, देन बाय द प्रेजेंस ऑफ विलाय इट इज गोइंग टू बी अराउंड 20x। ओवरऑल अगर आप एक रफ सम देखें तो 20x के आसपास। और 20x पे अगर आपने माइक्रो विलाय लगा दी है तो 20 इंटू 20x दैट कम्स आउट टू बी 400x। यानी आप अगर पहले एक एब्सॉर्ब कर पा रहे थे मॉलिक्यूल, तो अब आपकी माइक्रो विलाय की प्रेजेंस की वजह से आप 400 मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब कर पाओगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा आप कांटेक्ट डेवलप कर पाओगे अलग अलग पार्टिकल्स के साथ, और आप उन्हें उतने ही बेहतर तरीके से अंदर भी ले पाओगे। दैट्स व्हाई द माइक्रो विलाय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्सॉर्प्टिव पर्पस। तो ये जो माइक्रो विलाय है, इनको भी आपका अलग अलग चीजों की जरूरत है, अलग अलग कनेक्शंस की जरूरत है। तो यहां पे क्या है, आपकी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहती है जो कि लिम्फ का कनेक्शन लेकर आती है। तो यहां पर एक प्रोमिनेंट लिम्फ वेसल प्रेजेंट रहती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं लैक्टियल। तो लैक्टियल नाम की लिम्फ वेसल यहां पर प्रेजेंट रहती है। और अदर देन लिम्फ वेसल यहां पर बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन कैपिलरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर आपका कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट रहता है नीचे की साइड में, और यहां पर दूसरी कैपिलरीज है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार का आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये है आपका विलाय, इसके अंदर लैक्टियल प्रेजेंट है, एंड ये आपकी कैपिलरीज है जिनका नेटवर्क यहां पर प्रेजेंट है। अदर देन दैट, ये जो एक विलाय है ऊपर की साइड जा रही है, ये दूसरी विलाय ऊपर की साइड जा रही है, इनके बीच में ये जो डिप्रेशन है ना मेरे दोस्त, ये डिप्रेशन, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं क्रिप्ट। ये जो डिप्रेशन है इसे आप क्रिप्ट कहते हैं। जैसे ये विलाय ऊपर जा रही थी, इसके नीचे डिप्रेशन है, फिर ये विलाय ऊपर जा रही है, तो ये जो डिप्रेशन आई है इसको आप क्या कहते हैं, क्रिप्ट। ओके, इसको भी समझना जरूरी है। अब देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है रिलेटेड टू द विलाय एंड माइक्रो विलाय। सो जो म्यूकोसा है, यानी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसी पर आपका इनफोल्डिंग देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इरेगुलर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप रुगाए बोल रहे थे, कहां, स्टमक के अंदर। और यहां पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगी, जिनको आप विलाय बोल रहे थे, कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये बात हमें पहले से पता थी, ये बात याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो विलाय के सेल्स हैं, अब वो क्या करते हैं, अपने ऊपर माइक्रोविलाय अटैच कर लेते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इन्हें देंगे। यानी ब्रश अगर आप देखते हैं कभी, तो ब्रश का ये जो आपका हैंडल है, इसके ऊपर आपका मेन पार्ट लगा रहता है ब्रश का, जहां पर आपके छोटे छोटे ब्रिसल्स अटैच हैं। तो जिस हिसाब से छोटे छोटे ब्रिसल्स अगर आप देखेंगे, उनको अगर आप इंडिविजुअली नापेंगे तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है एक ब्रश का। सिमिलरली यहाँ पर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस का मतलब काफी ज्यादा माइक्रोविलाय आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है। ओके, तो पहले आपका जो सरफेस एरिया था दैट वाज ओनली 20x ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाय। नाउ द सरफेस एरिया इज 400x ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाय। तो यहां पर जो विलाय है, दे आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और एक लार्ज लिम्फ वेसल भी यहां पर प्रेजेंट रहती है, जिसे आप लैक्टियल बोलते हो। लार्ज लिम्फ वेसल क्यों है, वैसे इसका साइज बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, क्योंकि विलाय खुद भी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लार्ज इसीलिए बोला गया है क्योंकि पूरे विलाय के अंदर ये जो है आपकी प्रोमिसिंगली प्रेजेंट रहती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका लैक्टियल, ये जितनी लेंथ आपकी विलाय की है, लगभग उतनी ही लेंथ का आपका ये लिम्फेटिक वेसल यहां पर प्रेजेंट रहता है। इतनी बड़ी लिम्फ वेसल है तो भाई इसको लार्ज ही बोलोगे ना। हालांकि ओवरऑल साइज इसका छोटा ही रहता है, लेकिन विलाय के कंपैरिजन में इट इज वेरी लार्ज। ओके, तो यहां पर देखो यार, जो म्यूकोसल एपिथेलियम रहती है, म्यूकोसल एपिथेलियम यानी म्यूकोसा की जो एपिथेलियम थी, जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, इसके जस्ट कांटेक्ट में फूड था। तो यहां पर गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो म्यूकोसा है, इसके जो सेल्स है ये सिक्रेटरी हैं और एब्जॉर्प्टिव हैं। एब्जॉर्प्टिव क्यों है, क्योंकि यहां पर रुगाय और विलाय प्रेजेंट है। और ये सिक्रेटरी क्यों है, क्योंकि गॉबलेट सेल यहां पर प्रेजेंट है, जो सिक्रीट करेंगे म्यूकस, और ये लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका फूड फंसे ना, आपका फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल में बढ़िया तरीके से ट्रांसपोर्ट होता हुआ चला जाए। तो म्यूकोसा जो है ये भी ग्लैंड बना सकता है, जैसे सब म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड बना रहा था, जिसका नाम क्या था, ब्रूनर्स ग्लैंड। सिमिलरली म्यूकोसा भी आपका ग्लैंड बना सकता है स्टमक के अंदर, जिसको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हो।
और यहां पर क्रिप्ट भी आपको देखने को मिलते हैं विलाय के बेसिस के बीच में, जहां पर आप इन्हें क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखो ये आपकी एक विलाय है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, दिस इज योर विलाय। नाउ दिस इज योर सेकंड विलाय, और इनके बीच का जो स्पेस है ये देखो यहां पर डिप्रेशन प्रेजेंट है। इस डिप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन। क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन, ये क्रिप्ट है, ये आपके डिप्रेशन है, ये भी आपकी सिक्रेटरी मानी जाती है। इसके अलावा यहां पर आर्टरीज और वेन कैपिलरीज का कनेक्शन है। ओके, ऊपर जाकर पतली हो जाती है, कैपिलरीज बन जाती हैं, यहां पर एक कैपिलरीज का काम कर रही हैं, और नीचे आर्टरी वेन का पूरा कनेक्शन प्रेजेंट होगा जो कि एक वस्कुलर सप्लाई देता है। तो नीचे तो आपके आर्टरीज और वेन प्रॉमिसिंगली प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं जा सकती क्योंकि विलाय बहुत छोटी है जैसा मैंने आपको बताया। तो वहां पे प्रॉमिसिंग वेसल पहले से प्रेजेंट है जिसका नाम है लैक्टियल। तो उसके चारों ओर क्या है? आपकी कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सो ये आपकी लैक्टियल है, येलो कलर की, जो एकदम सेंटर पे प्रेजेंट है। दिस इज योर लैक्टियल। ओके, सो यहां पर क्या हुआ? यहां पर लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर कट लुक कि हमने क्या देखा है। यहां पर ये आपकी एक विलाय है, ये इसकी डिप्रेशन है जैसे क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन का, या ऊपर आपकी विलाय अगेन, राइट? तो ये क्या हो गया? ये आपकी विलाय हो गई, ये आपकी क्रिप्ट हो गई। डन। अब देखो मेरे भाई, यहां पर ये विलाय है, इसके अंदर एक प्रॉमिसिंग लैक्टियल है यानी लिम्फ वेसल है, तो ये आपकी लैक्टियल हो जाएगी। यहां पर नीचे की साइड क्या प्रेजेंट है? आपकी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है। अब ये जो आर्टरीज और वेन्स है जब ये यहां पर जाएंगी तो एक नेटवर्क बना लेंगे, प्यारा सा नेटवर्क कैपिलरी का। तो यहां पर जाने के बाद सिंस द स्पेस इज स्मॉल दे विल फॉर्म द कैपिलरी नेटवर्क, जो कि वस्कुलैरिटी प्रोवाइड करेंगे आपके विलाय को, राइट? तो ये आपका विलाय का ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब ऑल फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि आपने देखा कि स्टमक के अंदर जो आपका म्यूकोसा है ये ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, जो सब म्यूकोसा था स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड की तरह काम कर रहा था। स्टमक में जो म्यूकोसा था वो रुगाय बना रहा था, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा था ये विलाय बना रहा था। तो हर लेयर जो है ये मॉडिफाई हो जाता है, ये अपने तरीके से काम करता है इन एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे जो लेयर्स है वो एक ही तरह दिखेंगे हर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, ऐसा नहीं है। ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं, जिस पार्ट में जैसी जरूरत है उस हिसाब से अपने आप को एडवांस वे में ढाल लेते हैं और उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं। Now let's talk about the digestive glands, which is one of the most critical topic of this chapter. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग असेंशियल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले हम लोग एनकाउंटर करते हैं। उसके बाद आप जाते हैं फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस में, उसके बाद आप पहुंचते हैं स्टमक में। तो स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी मैंने आपको बताया अभी जो म्यूकोसा है वो आपका मॉडिफाई हो जाता है इन स्टमक और ये कुछ सिक्रीट करने लग जाता है। तो वो क्या सिक्रीट करता है ये हम यहां पर देखेंगे। ओके, तो कौन से वो स्पेसिफिक सेल्स हैं स्टमक के जो कि ग्लैंड का काम करेंगे उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आप पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो क्रिटिकल सेल्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बीच में एक चीज आ रही थी जिसका नाम था लिवर, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। तो इस लिवर के बारे में हम जानेंगे, एज वेल एज हम लोग यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस बनाने वाले पेनक्रियाज के बारे में भी जानेंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर तीन चीजें यहाँ पर बता रखी है ग्लैंड के नाम पे, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज द लिवर एंड योर पेनक्रियाज। लेकिन हम दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कि एसेंशियल कंपोनेंट्स को सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, दैट इज स्टमक जिनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जिनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे। सो इन पांचों चीजों के बारे में अब डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द मोस्ट क्रिटिकल वे पॉसिबल। सो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, इंक्लूडेड द सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है ये पोर कर देंगे सलाइवा इनटू
बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी में सलाइवा को पोर कर देते हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आता है आपका ग्लैंड, दैट इज लीवर। लीवर क्या करेगा, लीवर चीजों को बनाता है। ओके, लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, इसे गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है और अल्टीमेटली उसे ड्यूडेनम में पोर कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि लीवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा तो माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर का नाम कहीं नहीं आया। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो ये उस एलिमेंट्री कैनाल में कहीं ना कहीं अपने सिक्रीशंस को डालेगा, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में सिक्रीशंस को डाल देता है। एज वेल एज यहां पर जो पेनक्रियाज है, ये भी अपनी सिक्रीशंस को ड्यूडेनम के अंदर ही डालता है, ये भी अपने सिक्रीशंस को ड्यूडेनम के अंदर ही डालता है। तो यहां पर लिख देते हैं पोर इनटू ड्यूडेनम, और यहां पर भी लिख देते हैं पोर इन ड्यूडेनम। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हम देखेंगे सब मैक्सिलरी के बारे में, यहां पर हम देखेंगे सबलिंगुअल के बारे में, इनकी पोजीशन ही जाननी है हमें, एंड हम पैरोटिड के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्त गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग जानेंगे कि HCl कौन बनाता है। इसके अलावा हम देखेंगे पेप्सिन कौन बनाता है। यहां पर आपके म्यूकस नेक्स्ट सेल होते हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि म्यूकस आपका कौन बनाता है। तीन अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो तीन अलग अलग चीजें यहां पर सिंथेसाइज करते हैं या सिक्रीट करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे, जिसका साइंटिफिक नाम है सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस कौन बनाता है, ये भी हम देखेंगे। फिर पेनक्रियाज जो कि क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। पेनक्रियाटिक जूस में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, हर एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहां पर लीवर है जो कि क्या बनाएगा, बाइल बनाएगा, और ये बाइल फिर आपका फैट्स को इमल्सिफाई करेगा, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एसेंशियल टॉपिक पढ़ा देता हूं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। एलिमेंट्री कैनाल को हम देखेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज कहां पर एंटर हो। ये आपका माउथ है। ओके, दिस इज योर एंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड एज माउथ। आप इस माउथ के अंदर जब गए तो आपको यहां पर क्या मिला, आपको यहां पर मिला बक्कल कैविटी का साथ। आपको यहां पर बक्कल कैविटी का साथ मिला। जब आप बक्कल कैविटी के नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक कॉमन पैसेज मिलेगा जिसका नाम है फेरिंग्स। जब आप फेरिंग्स के नीचे जाएंगे तो आपको, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, तो हम ट्रेकिया नहीं लिखेंगे, हम ईसोफेगस लिखेंगे। हम ईसोफेगस लिखेंगे। ईसोफेगस जब आपकी पूरे तरीके से एक्सटेंड होगी तो ये आपकी एक जे शेप स्टमक में हमें लीड करेगी इस हिसाब से। ओके, तो यहां पे आपका जे शेप का स्टमक प्रेजेंट है। स्टमक प्रेजेंट होने के बाद यहां पर आपका सी शेप का ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम आगे जाकर के आपका और कॉइल हो जाएगा और जेजुनम और इलियम बना देगा इस हिसाब से। और ये यहां पर ओपन हो गया, लेट से जो इलियम था यहां पर ओपन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहां पर हम लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं। ये हम लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं। तो यहां पर ये जो ब्लाइंड पार्ट है इसको आप इनिशियली कहते हैं सीकम, ये वाला जो पार्ट है। फिर इसके बाद आपका असेंडिंग कोलॉन, आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, आपका डिसेंडिंग कोलॉन, देन आपका सिग्मोइड कोलॉन यहां पर, देन आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद आपका पोर प्रेजेंट रहता है एनस, दैट इज द लास्ट ओपनिंग और द पोस्टीरियर ओपनिंग। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम। यहां पर ये है जेजुनम, एंड इसका नीचे वाला पार्ट है इलियम। ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट है दिस इज सीकम, जिसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच है जिसको आप बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो हम नॉर्मली इसे अपेंडिक्स बोलकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आपका सीकम के बाद कोलॉन है, ये आपका असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और आपका सिग्मोइड कोलॉन। तो सारा कोलॉन एक जगह पर लिख दिया। एंड देन ये आपका रेक्टम है जो कि टेम्परेरीली फीकल मैटर को स्टोर करता है जब तक वो एनस से बाहर ना निकल जाए। ये आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल था जो कि हमने व्हाइट कलर में देखा। अब येलो कलर से हम क्या बनाते हैं, इनके ग्लैंड्स बना लेते हैं। तो यहां पर आपके कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, यहां पर आसपास, और ये अपने सिक्रीशंस को बक्कल कैविटी के अंदर पोर कर देते हैं। तो ये क्या है, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो पहली जो चीज आई ये थी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स।
अब जो दूसरी चीज है वो है आपके स्टमक के कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके इंटेस्टाइन के कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स, राइट। तो इस इंटेस्टाइन के इंपॉर्टेंट सेल को हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर ये जो आपका सी शेप का ड्यूडेनम है, इसके बीच में हमें बनाना पड़ेगा पेनक्रियाज। तो यहां पर आपका पेनक्रियाज प्रेजेंट है एंड यहां पर आपका इंटेस्टाइन के इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है। और ये जो स्टमक है इसके साथ एसोसिएटेड क्या है, यहां पर आपका लिवर प्रेजेंट है। ओके, ये आपका लिवर प्रेजेंट है। तो सलाइवरी ग्लैंड ने तो अपने सिक्रीशंस को ओरल कैविटी में डाल दिया। जो स्टमक के सेल थे इसने अपने सिक्रीशन को स्टमक में डाल दिया। जो इंटेस्टाइन के सेल थे इन्होंने अपने सिक्रीशन को इंटेस्टाइन में डाल दिया। जो मेन बात है वो है आपके लिवर की और ये है आपके पेनक्रियाज की। तो यहां पर हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम लिवर और पेनक्रियाज की सारी बातों को अच्छे से गौर से नोट कर पाए। तो यहां पर मैं बना देता हूं आपका लिवर। ओके, हियर लेट मी मेक अ लिवर। तो बाइलोब्ड लिवर है तो इसके दो लोब मैं यहां पर तैयार कर देता हूं। ये आपका लिवर है। अगर ये आपका लीवर है तो लीवर क्या करेगा, लीवर आपका बनाएगा बाइल। लीवर आपका बाइल बनाएगा और इस बाइल को कहां भेज देगा, इस बाइल को आपका भेज देगा थोड़ा सा आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा टू द गॉल ब्लैडर। क्योंकि गॉल ब्लैडर ही वो इलाका है जिसके अंदर आपका बाइल जो है ये स्टोर और कंसंट्रेट होता है। तो ये आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में क्या होगा, आपका जो बाइल है ये स्टोर होगा और कंसंट्रेट होगा। इसके कंसंट्रेशन बढ़िया होगा जिससे कि एक्टिवली काम कर पाए। यहां पर इस गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है इसे आप क्या कहते हैं, प्यार से सिस्टिक डक्ट बोलते हैं या फिर आप इसे कहते हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। यहां पर ये जो है आपका डक्ट लीवर का, इसे आप क्या बोलते हैं, लीवर की डक्ट है तो आप इसे बोलेंगे हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट। अब ये जो आपकी डक्ट है ये आगे मिल जाएगी। अब क्योंकि आपको जरूरत है गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस प्रेजेंट था उसकी, तो आप वहां से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे बाइल जूस, तो वो यहां से आ जाएगा और एक कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के पास जाने की कोशिश करेगा। इनके बीच में कौन आता है, जब यहां पर आपका ड्यूडेनम प्रेजेंट है, ओके लेट्स से यहां पर आपका ड्यूडेनम प्रेजेंट है आपका सी शेप का, तो इस ड्यूडेनम के साथ कौन प्रेजेंट है, इस ड्यूडेनम के साथ अटैच है पेनक्रियास। इस ड्यूडेनम के साथ प्रेजेंट है पेनक्रियास। तो ये जो आपकी डक्ट है आपके लीवर की और आपके इसकी गॉल ब्लैडर की, ये मिल जाती है आपके पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां से आपका बाइल जूस आया, यहां से आपका पेनक्रियाटिक जूस आया और यहां पर एक कॉमन डक्ट बन गई। ये वाली जो है ये कॉमन डक्ट है क्योंकि यहां पर आपके लिवर की सिक्रीशन भी मिल चुकी है और पेनक्रियाज की भी। तो आप इसे क्या बोलते हो, लिवर की सिक्रीशन को आप बोलते हो हेपेटिक और पेनक्रियाज की सिक्रीशन को आप बोलते हो पेनक्रियाटिक। तो ये जो डक्ट बनी है ये क्या बनी, हेपेटो पेनक्रियाटिक। हेपेटो मतलब लीवर से आ रही है, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज भी इसमें मिक्स हो चुका है। तो ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये कहां ओपन हो जाएगी, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आपका ड्यूडेनम है। क्योंकि दोनों पार्ट्स आपके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है। जो लिवर है इट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ एसी, और जो आपका पेनक्रियाज है इट इज नॉट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसी। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, या आपके एलिमेंट्री कैनाल से बाहर प्रेजेंट थे तो इन्हें कहीं ना कहीं से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, ड्यूडेनम के अंदर अपने सिक्रीशंस को फेंक देते हैं। तो जो पेनक्रियाज है ये भी ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीशन फेंक देगी और जो लिवर है इसकी सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में आ जाएगी और यहां पर ये फिर फाइनली अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से बना लेंगे। सो ये वो जुगाड़ है जो अभी हमें समझना है कि हर सेल क्या क्या बनाएगा ये तो हमें जानना है, कौन कौन से रिएक्शन कराएगा ये तो हमें जानना है। हमें ये भी जानना है कि अटैक कहां कहां करेगा, उसकी सिक्रीशंस बन के जाएंगी कहां पे, ये भी हमें जानना है। सो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पाथवेज। इसलिए मैंने इसको पहले क्लियर कर दिया है क्योंकि हम पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हालांकि आ गया होगा सिंस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। लेकिन अब भी अगर नहीं आया तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। अब हमें सिर्फ समझना है इसको, तो हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब हम कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखो यार, ओके लास्ट स्लाइड हो चुकी थी, ऑल राइट।
यहां पर देखो सबसे पहली जो चीज है ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। नाम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो क्या बनाएंगे? सलाइवा बनाएंगे। ओके, दे विल मेक द सलाइवा। तो तीन प्रकार के आपके जो है ये ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, तीन पेयर, क्योंकि मुंह के दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे तो हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे आपका पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड पहली बात तो आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो कि पूछा जाता है। सेकंड, ये चीक रीजन में प्रेजेंट है, यानी इस रीजन में प्रेजेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये आपका पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपका कान के पास इस रीजन में प्रेजेंट रहता है, तो ये चीक में प्रेजेंट है, गाल के पास प्रेजेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है। यहां पर आपकी टंग है, इसके नीचे जो है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, जीभ के नीचे। एज वेल एज आपका सब मैक्सिलरी, जिसको आप सब मैंडिबुलर भी बोलते हो, आप सब मैंडिबुलर बोल दिया तो ऑब्वियसली आपका लोअर जॉ में प्रेजेंट रहेगा। राइट, यहां पर आपका लोअर जॉ में देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो तीन प्रकार के आपके क्या हुए? सलाइवरी ग्लैंड्स हुए। पहला पैरोटिड, जो कि चीक रीजन में प्रेजेंट है। देन आपका सबलिंगुअल, जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट है। एंड सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो कि लोअर जॉ के पास प्रेजेंट है। अब ये करते क्या है? ये सारे के सारे आपके चारों ओर प्रेजेंट है बक्कल कैविटी में, तो अपनी सिक्रीशंस को कहां? आपके मुंह में पोर कर देंगे, यानी बक्कल कैविटी के अंदर पोर कर देंगे। तो यहां पर ये सारे जब अपने सिक्रीशंस को छोड़ेंगे तो आपके मुंह में जो खाना होगा वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा सिक्रीट करेंगे और ये आपके मुंह के अंदर आ जाएगा। इस सलाइवा के अंदर क्योंकि ये वाटरी होता है तो यहां पर 99.5% से भी ज्यादा आपका वाटर देखने को मिलता है। इसके साथ आपका म्यूसिन है, यानी म्यूकस है, जो कि क्या करता है? फूड को लुब्रिकेट करता है और बढ़िया तरीके से मिक्स करता है, जिससे कि सारे पार्टिकल्स आपस में चिपक जाए और इनका एक बोलस बन जाए, जिससे कि बढ़िया तरीके से नीचे आपका लिया जा सके, गटका जा सके एक ही बार में। राइट, तो आप जितना भी खाना मुंह में होता है इसको गटक सकते हो, बिकॉज म्यूसिन की वजह से वो लुब्रिकेट होकर एक बोलस तैयार कर लेते हैं, जिसको आप डिग्लूट कर सकते हो। देन यहां पर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जाहिर सी बात है प्रेजेंट होंगे ही, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, जिसका पुराना नाम था टायलिन। अब इस नाम को डिस्कार्ड कर दिया गया है, अब सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज नाम को ही रखा गया है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, नाम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। सलाइवरी का मतलब सलाइवा के अंदर है, अमाइलेज का मतलब ये आपका अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन यूनिट यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। तो ये जो अमाइलेज है ये क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा आपका लाइसोजाइम यहां पर प्रेजेंट रहता है। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम जो है इट इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। काफी बार आपके मुंह से अगर समझ लो कोई बैक्टीरिया अंदर आने की कोशिश करता है तो आपका बैरियर की तरह काम करता है आपका सलाइवा। इसके अंदर लाइसोजाइम है तो आपका एंटीबैक्टीरियल नेचर इसका होता है। ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर वार कर देता है और उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ फोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया में लाइसिस हो जाती है और बैक्टीरिया की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी और बैक्टीरिया की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। आपके सलाइवा के अलावा आपके नाक में भी देखने को मिल सकता है, आपके आंसुओं में यानी टीयर्स में भी देखने को मिल सकता है। जहां से भी बैक्टीरिया एंटर करेगा उसको म्यूकस और लाइसोजाइम का सामना करना पड़ सकता है। काफी सारी सिक्रीशंस में लाइसोजाइम देखने को आपको मिलता है। अदर देन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो एनसीईआरटी के हिसाब से जो मोस्ट चीज दे रखी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि सलाइवा के अंदर एक तो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। कौन से? एक तो डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी सलाइवरी अमाइलेज, और इसके साथ लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, और इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। म्यूसिन और वाटर आपका नहीं दिया हुआ है, उसको चाहे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। काफी बार आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जब स्वेल हो जाते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं एंड अल्टीमेटली आपको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी आपके कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं आपके स्टमक के, बिकॉज गैस्ट्रिक इज अ वर्ड रिलेटेड टू स्टमक, क्योंकि स्टमक में आपकी गैस होती है ना। जब हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, जिसको हम कॉमनली घर की भाषा में कहते हैं कि गैस बन गई है, तो वो आपका हमेशा स्टमक से रिलेटेड रहती है। क्योंकि एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिड ज्यादा हो गया, और एसिड कहां बनता है? HCl आपके स्टमक के अंदर बनता है। तो जब ज्यादा एसिड बन जाता है तो आपके पेट में जलन होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिटी। तो एसिडिटी या जो गैस है ये हमेशा आपको टर्म कहां से लिंक किया जाता है? आपके स्टमक से। तो यहां पर आपके ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो है
ये पाए जाते हैं ऑन द इनर वॉल दैट इज म्यूकोसा ऑफ स्टमक। मैंने आपको बताया था जो सब म्यूकोसा था ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड बना रहा था, लेकिन जो म्यूकोसा था ये आपका स्टमक के अंदर ग्लैंड बना रहा था। तो यहां पर आपका स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है ये म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ये बात याद करनी है, बार बार पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी में काफी जगह गिवन है। तो यहां पर आपके 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोस्त, और तीनों अलग अलग चीज बनाएंगे। सबसे पहला है म्यूकस नेक सेल। नाम में म्यूकस है तो क्या बनाता होगा? म्यूकस ही तो बनाएगा। तो यहां पर मेरे दोस्त जो आपके म्यूकस नेक सेल हैं वो क्या बनाते हैं? ये आपके म्यूकस ही बनाते हैं। देन आपका चीफ सेल, चीफ सेल मतलब ये मेन सेल, इसको आप क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। पेप्टिक का मतलब इसका नाम पेप्टिक यानी प्रोटीन से रिलेटेड है, पेप्टाइड से रिलेटेड है। तो ये क्या करेगा? पेप्सिनोजन बनाएगा। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो है इसके एंड में जन लगा हुआ है, ये जाइमोजन कहलाता है। क्यों? पेप्सिनोजन है, ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, नॉट एक्टिवेटेड। पीछे जन लग जाए ना, जाइमोजन हो जाता है वो। जाइमोजन मतलब इस एंजाइम को अभी हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इसको एक्टिवेट करेंगे हम किसकी मदद से? एचसीएल की मदद से। तो जो एक्जिंटिक सेल है जिनको आप पेराइटल सेल भी बोलते हो, ये आपका एचसीएल बनाएंगे और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएंगे जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में, जिसको आप साइनोकोबालामिन भी बोलते हो। तो विटामिन B12 इज कॉल्ड एज साइनोकोबालामिन। ओके, तो यहां पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो कौन बनाता है? ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। ओके, राइट। तो यहां पर देखो 3 प्रकार के सेल थे। एक आपका म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस बनाएगा जिससे कि फूड पार्टिकल्स बढ़िया से लुब्रिकेट हो पाए, एज वेल एज एक लेयर भी बन पाए पेट पे जो कि उसे स्मूथ रखे और एचसीएल से भी थोड़ा बहुत बचाए। चीफ सेल, नाम ही है चीफ सेल, तो मेन चीज यही बनाएंगे डाइजेशन के लिए, पेप्सिनोजन। और ऑक्जेंटिक या जो पैराइटल सेल है ये आपका एचसीएल बनाएंगे। तो यहां पर आपको अलग अलग सेल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो ये आपके पिट सेल्स हैं, यहां पर जो आपके रेड वाले हैं ये आपके पैराइटल सेल हैं। पैराइटल सेल को आप क्या कह रहे हो? ऑक्जेंटिक सेल भी कह रहे हो, जो कि एचसीएल बनाते हैं। ये आपके म्यूकस नेक सेल हैं सेंटर पे, ब्लू कलर वाले, ये क्या बनाते हैं? आपका म्यूकस बनाते हैं। राइट, इस हिसाब के आपके सेल्स यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 3 चीजें आपकी बनेंगी, म्यूकस नेक सेल म्यूकस बनाएगा, जो चीफ सेल है ये पेप्सिनोजन बनाएंगे, और जो पैराइटल सेल है आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कासल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएंगे एज वेल एज एचसीएल बनाएंगे। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर म्यूकस नेक सेल जो थे ये म्यूकस बना रहे थे, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक वॉल को, यानी म्यूकोसा की एपिथेलियम को, फ्रॉम एचसीएल एंड प्रिवेंट इट्स ऑटो डाइजेशन एंड एक्सकोरिएशन। यानी एचसीएल जब आ जाता है तो फटाक से सारे के सारे सेल्स को हार्म करने लग जाता है। यार एचसीएल का पीएच कितना है? 1.8, यानी बहुत कम पीएच है, यानी इट इज हाईली एसिडिक। इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि आप इसको अपने हाथ पे डालने की सोच भी नहीं सकते। लेबोरेटरी में आपको बताया जाता है जब आप H2SO4 नाइट्रिक एसिड और HCl के साथ कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, या फिर अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, देन ऑब्वियसली यू विल वियर ग्लव्स, आपके पैर में शूज होने चाहिए, आप लैब कोट वियर करे हुए होने चाहिए। स्कूल्स में भी इन सारी चीजों का बकायदा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। आपके पैर पे अगर समझ लो नंगे पैर पे गिर गया है एसिड, तो आपका पूरा पैर जो है जल जाएगा और उस पे बर्न्स के निशान पड़ जाएंगे, जो कि काफी सालों तक भी नहीं जाते। तो एचसीएल इतना खतरनाक है, तो और आपके पेट के अंदर है, जो कि एक ब्लेड को भी गला सकता है। अगर ऐसा एसिड जो ब्लेड को खत्म कर दे रहा है, स्टील को, लोहे को खत्म कर दे रहा है, और तुम्हारे पेट के अंदर है, तो उसको भी तो बचाना पड़ेगा ना तुम्हें। तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? म्यूकस की जरूरत पड़ेगी एंड बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट क्यों? कभी एसिड ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करेगा? उसका हाइड्रोजन लेकर बढ़िया जो है एक कंपाउंड तैयार कर लेगा। जैसे यहां पर HCO3 नेगेटिव प्रेजेंट, यहां पर HCl था, इसके साथ HCl का क्या कर लिया इसने? प्रोटॉन उठा लिया, जो कि एसिडिक था। तो ये जो HCO3 नेगेटिव था अब किस में कन्वर्ट हो गया? H2CO3 में कन्वर्ट हो गया। अब H2CO3 जो है मेरे दोस्त, ये HCl से तो कम ही एसिडिक है ना, तो ओवरऑल आपने एसिडिटी कम कर दी। सो दैट्स व्हाई आपको बाइकार्बोनेट्स की भी जरूरत पड़ती है। चीफ सेल जो है, जिनको आप पेप्टिक सेल्स बोल रहे थे, ये क्या बनाते हैं? ये इनएक्टिव एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजन। इसके साथ साथ प्रो रेनिन भी बनता है। प्रो का मतलब भी होता है इनएक्टिव, तो ये रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म है।
पेप्सिनोजन, तो ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। एंड लाइपेज भी बनाते हैं ये स्मॉल अमाउंट में। ये बात हमेशा याद रखना। हमें क्या लगता है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं ये कौन बनाता है, ये आपका बाइल बनाता है। बाइल जो है ये करता है लिपिड्स को इमल्सिफाई। ओके, ये जो बाइल है ये लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, जो कि आपके इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है। मेरे भाई, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में लाइपेज प्रेजेंट है, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम उन्हें कंसिडर करते हैं। लेकिन स्टमक में भी आपके मिनिमल अमाउंट ऑफ लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। इस बात को अलग से भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपके ऑक्जेंटिक या जो पैराइटल सेल्स हैं ये आपके HCl बनाते हैं और कैसल गैस्ट्रिक फैक्टर बनाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन करता है आपका स्टमक, लेकिन लाइपेज थोड़े से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ लिपिड यहां पर डाइजेस्ट होता है, बहुत ही मिनिमल है, तो इसको हम यहां पर कंसिडर नहीं करते। लेकिन कोई पूछ ले घुमा करके क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसकी एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो है इसका पीएच भी आपका HCl की वजह से 1.8 टू 2.0 के आसपास होता है। जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें भी आपका काफी सारा वाटर है, और बचा हुआ जो आपका 0.5% है ये रेसिडुअल सब्सटेंस है, जिसके अंदर बाकी सारी चीजें यानी म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होगी। लिवर जो है इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, जिसका वजन जो है ये 1.25 से 1.5 किलो तक हो सकता है, यानी 1.2 टू 1.5 केजी के आसपास हो सकता है। रेडिश ब्राउन कलर का ये आपका ग्लैंड होता है, जिसको आप यहां पर देख सकते हो, कलर इसका रेडिश ब्राउन। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो रेडिश ब्राउन कलर का लिवर है इसने क्या बना लिया, इसने बाइल जूस बना लिया। अगर इसने बाइल जूस बना लिया तो यहां पर ये जो बाइल जूस है किसके पास भेज देगा, गॉल ब्लैडर के पास भेज देगा फॉर स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन। स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन बाइल जूस की कहां हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर का जो सिस्टिक डक्ट था और यहां पर जो आपके लिवर से आया हुआ हेपेटिक डक्ट था, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक कॉमन डक्ट बना लिया। इन्होंने क्या बना लिया, एक कॉमन डक्ट बना लिया। तो अब गॉल ब्लैडर और लीवर का कॉम्बिनेशन हो चुका है, कॉमन डक्ट बनी। एंड यहां पर जो पेनक्रियाज था इसकी पेनक्रियाटिक डक्ट पहले से थी, तो ये जो कॉमन डक्ट है आपके लीवर वाली और ये जो पेनक्रियाज वाली डक्ट है पेनक्रियाटिक, ये दोनों मिलकर के ड्यूडेनम में चली जाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में, जो कि हम देख चुके हैं। तो जो आपका लिवर है ये कहां प्रेजेंट रहता है, लिवर आपका एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। एब्डोमेन का पार्ट है जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी जस्ट बिलो द डायफ्राम आपका ये जो स्टमक जहां पर सिचुएटेड है इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपका लिवर फंसा हुआ रहता है, इसके साथ अटैच्ड। लिवर जो आपका बायलोब्ड रहता है, जहां पर जो राइट लोब है ये बड़ा रहेगा, लेफ्ट लोब छोटा रहेगा। राइट लोब दोस्तों ये वाला है, राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका स्टमक प्रेजेंट रहता है, तो राइट साइड ये वाली हुई, तो ये आपका राइट लोब है जो कि बड़ा है, एंड ये आपका लेफ्ट लोब है जो कि आपका छोटा है। आप लोग बकायदा देख भी सकते हो, ये साइज में बड़ा है और ये साइज में आपका छोटा है। ईच लोब इज सेपरेटेड इनटू न्यूमरस हेपेटिक लोब्यूल्स व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट्स। जिस हिसाब से आपका जो किडनी होती है, किडनी नाम का जो ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में काम करता है, इसकी बेसिक यूनिट्स क्या है, नेफ्रॉन्स। जिस हिसाब से आप ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन की बेसिक यूनिट क्या है आपकी, न्यूरॉन्स। सिमिलरली यहां पर आपके हेपेटिक, यानी आप अगर लिवर की बात करेंगे तो इनके अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इनकी फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। इन्हीं के अंदर सारे प्रोसेसेस होंगे। अब लोब्यूल की जो अरेंजमेंट है, ये लाइन अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आपको कभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको आज हम बेहतर तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो लोब्यूल जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी हेपेटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटिंग प्लेट्स अराउंड अ सेंट्रल वेन, या फिर ये कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। यानी जो आपका हेपेटिक लोब्यूल है ये एक बड़ी यूनिट है। लोब्यूल आपके छोटे छोटे सेल्स की अरेंजमेंट से बना हुआ है। तो ये अगर आपके छोटे छोटे सेल्स है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट यहां पर इस लंबी सी कॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, ये पूरी की पूरी कॉर्ड मिलकर क्या कहला रही है, ये पूरी की पूरी कॉर्ड मिलकर कहला रही है हेपेटिक लोब्यूल। ओके, तो लोब्यूल में जो है काफी हेपेटिक सेल होते हैं जो कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज रहते हैं अराउंड अ वेन। तो जो सेंट्रल पार्ट है इसे आपने क्या बोल दिया, सेंट्रल वेन, और इसके चारों ओर जो है काफी सारी कॉर्ड्स डेवलप हो रही हैं। ओके, काफी सारी कॉर्ड्स डेवलप हो रही हैं जो कि हेपेटिक लोब्यूल बना रही है। तो यहां पर देखो
इस प्रकार का एक हेपेटिक लोब्यूल आपको देखने को मिलता है विच इज नियरली हेक्सागोनल इन शेप। और इस हेपेटिक लोब्यूल में आपके एक सेंट्रल वेन दिखाई दे रही है और इसके चारों ओर जो है इस हिसाब से रेडिएटिंग कॉर्ड ऑफ हेपेटोसाइट आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर आपकी ये जो कॉर्ड है इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ हेपेटोसाइट, सेंटर पे आपकी सेंट्रल वेन मौजूद है और चारों ओर ये कॉर्ड इस प्रकार से अरेंज है कि आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन जा रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हेपेटिक लोब्यूल बोल दे रहे हो। बिटवीन दीज प्लेट्स आर द ब्लड फील्ड हेपेटिक साइनोसॉइड। साइनोसॉइड मतलब आपका गैप है इनके बीच में। तो यहां पर ये जो हेपेटोसाइट है इनके बीच में साइनोसॉइड है, यानी ये जो आपको येलो कलर का बीच में गैप देखने को मिल रहा है ना इन हेपेटिक सेल्स की कॉर्ड्स के बीच में, ये जो येलो कलर का गैप है इसे आपने साइनोसॉइड बोल दिया। ओके, तो एक बार इसको बनाकर देख लेते हैं कि आपका हेपेटिक लोब्यूल क्या है। अगर आप यहां पर एक बड़ा सा लीवर बनाते हैं 2 लोब वाला, तो इसका एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं और मैग्नीफाई कर लेते हैं। इस छोटे से पार्ट को हमने कुछ ऐसा बनाया, हेक्सागोनल इन शेप। यहां पर सेंट्रल वेन प्रेजेंट है, सेंट्रल वेन प्रेजेंट है। सेंट्रल वेन के चारों ओर आपके छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है जिनको आपने हेपेटिक सेल्स बोल दिया। और ये हेपेटिक सेल्स इस हिसाब से रेडिएट हो रहे हैं चारों ओर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। इन्होंने एक लंबी जो है कॉर्ड बना लिया, डंडी जैसी स्ट्रक्चर बना ली है, एक के ऊपर एक लग के। तो इसी हिसाब से एक कॉर्ड यहां पर है, 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 एंड सो ऑन। तो ये जो आपके हेपेटिक सेल्स थे इन्होंने मिलकर के कॉर्ड बनाई। तो ये एक सेल है, ये सेल की बनाई हुई पूरी की पूरी कंप्लीट कॉर्ड है। ये आपकी सेंट्रल वेन है, ये जो आपका पूरा का पूरा है ये हेपेटिक लोब्यूल है, और इसके बीच में जो जगह बच रही है इसको आप क्या बोल रहे हो, हेपेटिक साइनोसॉइड बोल रहे हो। ये आपको ध्यान में रखना है। डन, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपको यहां पर देखना है। कुफर सेल in the sinusoid engulf and remove bacteria and damaged cells from the blood. कुफर सेल is very important. आपके जो साइनोसॉइड्स होते हैं इन गैप्स के अंदर कुफर नाम के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि लीवर के क्या है, ये कुफर सेल जो है लीवर के फैगोसाइटिक सेल है। जैसे आपके मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उनको खाने का काम करते हैं, एंगल्फ करने का, इसी हिसाब से कुफर सेल होते हैं जो कि आपके लीवर के अंदर इन डैमेज सेल्स को खाने का काम करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं। बैक्टीरिया वगैरह कोई एंटर कर गया है तो उसको खत्म कर देते हैं खा करके। लीवर लोब्यूल जो है ये आपका ग्लिसन कैप्सूल से कवर्ड होता है। तो यहां पर ये जो कवर है विच यू हैव सीन दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसन कैप्सूल। ओके, जो कि इस लोब्यूल को कवर कर लेगा। ये आपकी बेसिक बातें थी रिगार्डिंग द लिवर। अब देखो हेपेटिक सेल जो है दे सिक्रीट अल्कलाइन बाइल जूस, क्योंकि यहां पर ये जो है आपका बेसिक बाइल जूस सिक्रीट करते हैं जिसका पीएच अच्छा खासा रहता है। बाइल हैज नो एंजाइम, बाइल में कोई एंजाइम नहीं रहता, इस बात को हमेशा याद रखना। बाइल क्या करता है, बाइल क्या करता है, ये फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। कैसे, एक्टिवेट करके लाइपेजेस को। बाइल इज नॉट इटसेल्फ अ लाइपेज, इट एक्टिवेट्स लाइपेज, ये हमेशा याद रखना। बाइल कभी भी खुद लिपिड को नहीं काटता बल्कि उस लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है जो एक्ट करे लिपिड्स के ऊपर, एक्ट ऑन लिपिड्स। तो बाइल खुद कभी लिपिड को नहीं काटता लेकिन ये लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा। तो अल्टीमेटली यहां लिपिड का जो अंत है बाइल की वजह से हो जाएगा एज इट इज एक्टिवेटिंग द लाइपेजेस। तो बाइल में खुद में कोई एंजाइम नहीं है लेकिन हाँ इसमें बाइल पिगमेंट है जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो कि कॉमन बाइल पिगमेंट्स है। इसके अलावा यहां पर बाइल सॉल्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर, एज वेल एज फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड वही फॉस्फोलिपिड है जो कि आपकी मेम्ब्रेन तैयार करते हैं। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल के अंदर। बाइल है नाम तो बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही जैसे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल जो कि आपकी मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट था, ये दोनों चीजें आपकी यहां पर देखने को मिलेंगी। तो बाइल जो है सबसे पहले हेपेटिक डक्ट यानी लीवर की डक्ट से होता हुआ कहां चला गया, गॉल ब्लैडर में चला गया, क्योंकि गॉल ब्लैडर में इसे स्टोर होना है और कंसंट्रेट होना है। ओके,
अब गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है यानी सिस्टिक डक्ट इससे होता हुआ वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, यानी लिवर के साथ मिक्स हो गया। एंड अल्टीमेटली जो लिवर की और गॉल ब्लैडर की डक्ट थी वो अब पेनक्रियास से मिल गई, तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहां पर बना एंड आपका ड्यूडेनम के अंदर ये ओपन हो गया। तो जो बात हमने बनाई थी पहले वही बात हम लोग यहां पर एक और बार देख लेते हैं। यहां पर ये लिवर है मेरे दोस्त, एक ही बना लेते हैं। ये लिवर की डक्ट है जिसका नाम है हेपेटिक डक्ट। ये जो हेपेटिक डक्ट है यहां से आपका बाइल जूस निकला और ये बाइल जूस कहां चला गया, आपका गॉल ब्लैडर में चला गया स्टोर होने के लिए। तो पहले तो ये यहां गया, फिर गॉल ब्लैडर से स्टोर और कंसंट्रेट होने के बाद ये आपका सिस्टिक डक्ट यानी बाइल को लेकर के इस गॉल ब्लैडर की डक्ट से, तो सिस्टिक डक्ट को आप क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर की डक्ट भी बोलते हैं, यहां से वापस आया। अब लिवर की डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है मिक्स हो गई, इसे आपने क्या बोल दिया, इसे आपने बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन क्यों, क्योंकि यहां पर लिवर की डक्ट भी मिक्स हो चुकी है। ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट यहां पर कनेक्ट हो चुकी है किसके साथ, ये आपकी यहां से कनेक्ट हो चुकी है पेनक्रियाज के साथ। तो पेनक्रियाटिक जूस भी इसके साथ साथ ही जाता है, तो ये आपका पेनक्रियाज की डक्ट के साथ जो है मिक्स हो गई। ये आपके पेनक्रियाज की डक्ट थी। पेनक्रियाज की डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब मिक्स हुई तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, हेपेटोपेनक्रियाटिक, क्योंकि हेपेटो का मतलब लीवर और पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आपको देखने को मिली और यहां पर ये जो डक्ट है सीधा कहां खुल जाएगी, ड्यूडेनम में खुल जाएगी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाएगी। यहां पर सारे एंजाइम्स आ जाएंगे और यहां पर आपकी धूमधाम डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने देखा। तो हम इस पूरे पाथ को ट्रैक भी कर सकते हैं, यही हमारे इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि पहले जो आपका बाइल है ये कहां पर गया, गॉल ब्लैडर में गया लीवर के थ्रू, फिर सिस्टिक डक्ट यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट बना बैठी, फिर कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना बैठी और ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो गई। जब आपका कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है ड्यूडेनम में तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी यहां पर काम आता है। यहां पर ये जब ओपन होगा तो यहां पर एक स्फिंक्टर लगा रहता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, इसे काफी लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं, दोनों बातें करेक्ट है। ऑलराइट, ओके, सुनाओ पीछे कुछ छूटा तो नहीं है, ओके। सो नाउ इट्स द टाइम टू रीड अबाउट पेनक्रियाज, जो कि आपका एक कंपाउंड ग्लैंड है। इसे आप एक कंपाउंड ग्लैंड बोलते हो या आप इसे मीजोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हो, मीजोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हो। मीजोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये आपका दोनों प्रकार का होता है, ये एक्सोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन का मतलब ये एंजाइम भी बनाता है, और ये एंडोक्राइन भी होता है, यानी कि आपका क्या करता है, ये आपका हार्मोन भी बनाता है। एंजाइम कौन कौन से बनाएगा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और हार्मोन कौन कौन से बनाएगा, आपका जो पेनक्रियाज है इंसुलिन बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा, ये सारे हार्मोन यही तो बनते हैं। तो पेनक्रियाज आपका दोनों तरीके की चीजें कर सकता है, एक्सो प्लस एंडो, इसलिए इसे मीजोक्राइन ग्लैंड बोला गया, राइट। तो यहां पर देखो, इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर लिवर विच वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट, और ये आपका ड्यूडेनल लूप, यानी कि अगर ये आपकी सी शेप ड्यूडेनम है तो इस सी शेप ड्यूडेनम के बीच में फंसा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो कलर है कैसा रहता है, ये क्रीम कलर का रहता है। इसे आप हेट्रोक्राइन भी बोल सकते हैं, मीजोक्राइन के साथ साथ ना इसे आप हेट्रोक्राइन भी बोल सकते हैं, हेट्रो और मीजो, ओके। हेट्रोक्राइन इज अ गुड टर्म, क्योंकि किताबों में यूजुअली वही दी रहती है, तो इसको हेट्रोक्राइन बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। हेट्रोक्राइन का मतलब दोनों अलग अलग, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब अलग अलग काम करना। तो एक्सोक्राइन यानी एंजाइम सिंथेसिस और एंडोक्राइन यानी कि आपका हार्मोन सिंथेसिस दोनों काम करता है। एंडोक्राइन जो इसके सेल्स है इन्हें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इसमें काफी अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल जो कि इंसुलिन बनाता है, राइट, डेल्टा सेल जो कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। अलग अलग टाइप के सेल्स यहां पर मौजूद होते हैं और इसके साथ आपके सिक्रीटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपके ओपन होते हैं इनटू
ड्यूडेनम अलोंग विद द बाइल डक्ट यानी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ जो आपके सिक्रेटरी सेल्स हैं जो एंजाइम बनाएंगे वो आपके इस हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ओपन हो जाएंगे ड्यूडेनम के अंदर और अपनी सारी सिक्रीशन वहां पर पोर कर देंगे। तो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, यानी आपका थोड़ा सा बेसिक पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। इट कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम, जैसे आपके स्टमक के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, पेप्सिनोजन जो कि आगे चल के पेप्सिन बनेगा, प्रोरेनिन जो आगे चल के रेनिन बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिप्सिनोजन जो आगे चल के ट्रिप्सिन बनेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन जो आगे चल के काइमोट्रिप्सिन बनेगा। इसके एंड में जन आ गया ना, ट्रिप्सिनोजन तो आगे चल के ट्रिप्सिन बनेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन आगे चल के काइमोट्रिप्सिन बनेगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम के आगे प्रो आ गया तो आगे चल के कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बनेगा। अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस ये आपके आगे चल के एक्टिवेट होंगे। अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को काटेंगे, लाइपेजेस जो आगे चल के लिपिड को काटेंगे, एंड न्यूक्लियेजेस जो आगे चल के न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए आरएनए को काटेंगे। इनको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लास्ट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं उनके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सिक्रीट अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस जिसको आप सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं कुछ सिक्रीटरी सेल्स जो है वो सक्कस एंटेरिकस नाम का अल्कलाइन जूस बनाएंगे। तो आफ्टर स्टमक आपकी ज्यादातर चीजें अल्कलाइन है, आप जनरल भी याद कर सकते हो क्योंकि स्टमक के बाद आपने जितनी डिस्कशन किया उनमें ज्यादातर चीजें आपको अल्कलाइन ही मिली है, दैट इज अ फैक्ट। सो इट कंटेन्स एंजाइम सच एज माल्टेज जो कि आपका माल्टोज को काटेगा, लैक्टेज जो कि लैक्टोज यानी जो आपका मिल्क शुगर है उसको काटेगा, सुक्रेज जो कि सुक्रोज को काटेगा, डाइपेप्टाइडेज जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है उसको काटेगा, लाइपेज जो कि लिपिड को काटेगा, न्यूक्लियोटाइडेज जो कि न्यूक्लियोटाइड को काटेगा, एंड न्यूक्लियोसाइडेज जो न्यूक्लियोसाइड को काटेगा। कहने का मतलब है ये है मेरे भाई ग्रैंड फिनाले। इसको पर्सनली मैं ऐसे याद करता हूं, दुनिया में कितना भी डाइजेशन हो जाए लास्ट जो शॉट है, लास्ट हथौड़ा जो है वो हमेशा इंटेस्टाइन में लगेगा। आपने किसी प्रोटीन को काटा, प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होगा, दो अमीनो एसिड साथ में जुड़े ही रह जाएंगे, आखिरी बॉन्ड कौन तोड़ेगा? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस। आपने फैट को तोड़ा, मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में वो बचा रह गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में अभी भी एक छोटा सा बॉन्ड है, उसको कौन तोड़ेगा? आखिरी बॉन्ड कौन तोड़ेगा? इंटेस्टाइनल जूस। न्यूक्लिक एसिड था उसको तोड़ा आपने, फॉस्फेट हटाया, वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उस न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनस बेस और शुगर में कौन कन्वर्ट करेगा? आपका आखिरी हथौड़ा कौन मारेगा? इंटेस्टाइनल जूस। एंड सिमिलरली आपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा तो आपने स्टार्च को तोड़ा था, वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। माल्टोज जहां दो ग्लूकोज यूनिट आपस में कनेक्टेड है, लैक्टोज जहां पे ग्लूकोज गैलेक्टोज कनेक्टेड है, सुक्रोज जहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कनेक्टेड है, अभी भी दो दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल यानी मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल साथ में कनेक्टेड हैं, इनके बीच का लास्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन तोड़ेगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो इसीलिए इसको ग्रैंड फिनाले बोल के याद करो कि अंत में जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, मारामारी जो खत्म होगी वो यहीं पे होगी। यहां पर भी आपके बायकार्बोनेट और म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं। बायकार्बोनेट क्यों? क्योंकि एसिडिटी को कम करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, तो यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए बायकार्बोनेट चाहिए। और म्यूकस आपको इसीलिए चाहिए जिससे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोटेक्टेड रहे, यानी जो स्टमक के अंदर काम हो रहा था वही यहां पर, लेकिन वहां पर वो ज्यादा एसिडिटी से बचा रहा था, यहां पर अलग अलग जो कंपोनेंट है डाइजेशन के उनसे बचाता है आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो यहां पर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कुछ आपके सेल्स हैं, लॉन्ग सेल्स, वही आपके सिक्रीशन करते हैं। तो एक तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन के सेल्स प्रेजेंट है जो कि विलाय के बीच में क्रिप्ट बना रहे थे, डिप्रेशन बना रहे थे। तो यहां पर म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है और पीनट सेल प्रेजेंट है जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ जो ब्रूनर ग्लैंड है ये प्रेजेंट है। हमने क्या देखा था कि जो सब म्यूकोसा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ग्लैंड बना रहा था, ये ब्रूनर ग्लैंड बना रहा था जो म्यूकस बनाएगा सिर्फ। तो सब म्यूकोसा जो है ब्रूनर ग्लैंड आपका म्यूकस बनाता है। तो यहां पर क्रिप्ट के अंदर दो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, आपके पीनट सेल जो कि क्या बनाएंगे? एंजाइम्स, और आपके गॉबलेट सेल जो कि हमेशा म्यूकस बनाते हैं। एंड ब्रूनर जो ग्लैंड है इसमें भी म्यूकस बनेगा। ये आपके कुछ सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहे। ओके,
सो दीज वर द सेल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, कि यहाँ पर आपका जो इंटेस्टाइन है, ये पूरा का पूरा आपको इंटेस्टाइन दिखाया हुआ है। इस इंटेस्टाइन की 4 लेयर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है अल्टीमेटली आपकी सीरोसा होगी, देन उसके अंदर आपकी मस्कुलरिस, देन आपका सब म्यूकोसा, एंड सबसे अंदर की साइड म्यूकोसा, और म्यूकोसा यहाँ पर विलाय और माइक्रोविलाय लेकर बैठी होगी, जो कि इनका एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाते हैं। तो ये जो आपकी विलाय है, यहाँ पर देखो पतले और लंबे सेल्स प्रेजेंट है, ओके, यानी कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है। ये बात हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। यहाँ पर कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है, पतले और लंबे कॉलम लाइक, एंड यहाँ पर ऊपर माइक्रोविलाय प्रेजेंट है, और इनका न्यूक्लियस भी बेसल है। न्यूक्लियस नीचे की साइड प्रेजेंट है, जो कि आपकी एक क्रिटिकल प्रॉपर्टी है कॉलमनार सेल की। तो आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो। कोई पूछे कि भाई बता दो ये कॉलमनार सेल क्यों है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस सेंटर पे ना होकर के बेसल साइड में प्रेजेंट है। तो यहां पर आपकी एक विलाय है, इस एक विलाय और इस दूसरी विलाय के बीच में क्या प्रेजेंट है, क्रिप्ट प्रेजेंट है। ये वाली जो डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्ट, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट। यहां पर आपके 2 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। पहले टाइप का सेल है आपका म्यूकस सेल, जो कि म्यूकस ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। इसको आप क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस बनाता है। एंड यहां पर प्रेजेंट होगा आपका पेनेट सेल, जो कि एंजाइम्स बना सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बना सकता है। ओके, ये आपको दिखाने के लिए बस हमने इतना बड़ा डायग्राम लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट हाउ डज द डाइजेशन बेसिकली टेक्स प्लेस। डाइजेशन होगी कैसे, अब हम उस बात पर चर्चा शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर दिखने में छोटा लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस दिए हुए हैं इसके, लेकिन अगर आप उन 10 पेजेस को भी ठीक से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 4 घंटे का टाइम आपको आइडियली लगाना पड़ेगा सिर्फ उस एनसीईआरटी के हर टॉपिक को गौर से समझने के लिए। There are some more new topics added to your NCERT book. पहला तो आपका कैलोरीमेट्री का कुछ एसोसिएशन के साथ टॉपिक है। दूसरा आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जहां पर आपको मरासमस और क्वाशियोरकर के बारे में पढ़ना पड़ता है। दूसरा आपका कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये भी आपको देखना पड़ता है। सो अल्टीमेटली इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक आइडियल डिस्कशन करने वाले हैं। अदर देन दैट हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि कौन सी चीज क्या बना रही है, यानी स्टमक क्या बना रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स, आपका पेनक्रियाज क्या क्या बना रहा है, ड्यूडेनम में क्या क्या बन रहा है, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या क्या बनाया। अब हम ये जानेंगे कि ये डाइजेशन किस हिसाब से करते हैं, रिएक्शन क्या क्या होने वाले हैं उन एंजाइम्स की वजह से। तो अभी तो हमने सिर्फ जनरल टॉपिक्स पढ़े। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन का ओवरऑल प्रोसेस क्या है। फिर जब हम चीजों को फाइनली तोड़ देंगे उनके फाइनल फॉर्म में, तब हम देखेंगे कि उनकी एब्जॉर्प्शन किस हिसाब से होगी। एक बार एब्जॉर्प्शन हम करा दें चीजों की, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और उसके बाद फर्दर हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और कैलोरीफिक वैल्यू की स्टडी की तरफ बढ़ जाएंगे। तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग ये पूरा का पूरा चैप्टर है, क्योंकि ये आपका बेस बना रहा है पूरी की पूरी फिजियोलॉजी का। एक बार आपकी फिजियोलॉजी स्टार्ट अगर अच्छे से हो जाए तो काफी सारे छोटे छोटे चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आई होप इंटरेस्टिंग था। और अल्टीमेटली जब आप देखेंगे ब्रीदिंग, टोटली टोटली अ मैकेनिज्म ओरिएंटेड चैप्टर। रेस्पिरेशन जो था उसको लिंक करके पढ़ेंगे अगर प्लांट वाले टॉपिक से, आपको बहुत मजा आ जाएगा। सर्कुलेशन टोटली मैकेनिज्म ओरिएंटेड चैप्टर। एक्सक्रीशन में कुछ पार्ट आपका मैकेनिज्म ओरिएंटेड है, कुछ पार्ट्स आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। जब आप इनिशियली किडनी वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर आपको कुछ नाम याद करने पड़ते हैं, बस बचा हुआ पार्ट आपका टोटली मैकेनिज्म ओरिएंटेड है। जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन पढ़ेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग। देन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर्स, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अच्छे चैप्टर्स हैं और आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में कमांड किस हिसाब से जाती है। So there are a lot of things which you need to take into account. So we will be doing the rest of the things in the next lecture. Thank you so much for watching this video up. जय हिंद, टाटा, बाय बाय, मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर।